नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज हम लोग एडुटेरिया का BSSC का जो प्रैक्टिस सेट है CGL 4 के लिए, उसका हम लोग सेट नंबर 5 करेंगे। ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको पता होगा कि ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला जो प्रावधान है वो हम लोगों के देश में लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, और जो भी ऐसा कोई विधान या आदेश जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रतीत होंगे, उन आदेशों को, विधानों को शून्य घोषित कर सकता है। इसका मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे सांविधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ये किया था किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, आपको पता होगा कि ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपको पॉकेट वीटो जिसको कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? ठीक है, तो राष्ट्रपति को इसमें से कौन सा अधिकार, विशेषाधिकार नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यह अधिकार है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना नहीं, वित्तीय बिल को नहीं लौटाना है। ठीक है, क्योंकि उनके पूर्व अनुमति से वित्तीय बिल प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में वित्तीय बिल प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है। तो बाकी तीनों तो वो कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी उनके ही विशेषाधिकार में है, लेकिन ये जो आपका वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना जो है, ये राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राज्यसभा के सांसद जो होते हैं वो किससे किससे नहीं कर सकते? देखिए, प्राक्कलन जो समिति होती है ना, प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी, उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही रहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका लोक लेखा समिति जो है, ठीक, और सार्वजनिक कमेटी समिति दोनों जो है, ठीक है, लोक लेखा का मतलब हो गया ये आपका जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, और सार्वजनिक उद्यमों की जो कमेटी है, इन दोनों में क्या होता है कि 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है ना। तो नहीं किया जा सकता पूछ रहा है, तो हमारा जो एस्टिमेट कमेटी है उससे लोकसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य उसमें रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य उसमें नहीं रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी कि एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है? 2, सी में दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है। चलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है? ठीक है, तो राज्य सरकार किसकी सहमति से कर सकती है? सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनके सहमति से ऐसा कर सकती है। ठीक है ना। तो ये आपका बी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 7वां प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये जो करता है वो अनुच्छेद
32 से करता है। आपको अच्छे से याद होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखिए। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? जनहित याचिका से। ठीक है, जनहित याचिका से संबंधित है। जनहित याचिका के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जनहित याचिका। 9वां नंबर प्रश्न देखिए। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है तो बोर्नियो। ठीक है, दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और ये बोर्नियो द्वीप जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई 3 देशों में विभाजित है, लेकिन लगभग इस द्वीप का 72% भाग इंडोनेशिया में पड़ता है। तो बोर्नियो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए। विक्टोरिया झील किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो सीमा साझा नहीं करता है तो पहले देख लीजिए सीमा साझा किसे किसे करता है। और थोड़ा सा विक्टोरिया झील के बारे में 1-2 पॉइंट और आप समझ जाइए कि विक्टोरिया झील सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे है, तो अफ्रीकी महाद्वीप में है। और अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विक्टोरिया झील। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इसी झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है ना, और नील नदी का उद्गम भी इसी झील से होता है। ये आपको 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब विक्टोरिया झील जो है अफ्रीकी देश तंजानिया, ठीक है, केन्या और युगांडा तीनों से सीमा साझा करती है। नहीं करती है किससे? तो रवांडा से। तो ये हमारा डी होगा आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो बांग्लादेश से सीमा साझा इसमें कौन नहीं करता है? तो देखिए बांग्लादेश से आपका असम सीमा साझा करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है। ये जो मणिपुर है ये बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है ना। एक और चीज़ याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर की सीमा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखिए। निम्न में कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? तो इसमें महानदी की जो सहायक नदी है वो ईब नदी है। ठीक है, ईब नदी है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है। ये भी ध्यान रखना है। महानदी की सहायक नदियों का नाम याद रखिए, जोंक, ईब, ओंग, तेल। ठीक है ना। और भी महानदी के याद रखिएगा, जोंक, ईब नदी। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल में स्थित नहीं है? तो हिमाचल में स्थित नहीं है, इसमें कौन सा बताइए? तो इसमें हिमाचल में स्थित नहीं है वो माना दर्रा। ठीक है ना। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। बाकी तीनों याद रखिए, बड़ा लाचा और शिव किला और आपका रोहतांग, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। बाकी माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। प्रश्न संख्या 14 देखिए। किस राज्य द्वारा 2025 से 2035 की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया है किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखिए। हाल ही में ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है अपना बिहार। ठीक है, बिहार बन गया है। 28 जून 2025 को नगर निकाय चुनाव में इस व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, गर्भवती महिलाएं, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग, असाध्य रोगों से पीड़ित, प्रवासी और अन्य मतदाता अपने स्मार्टफोन से मतदान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन पहले करवाना जरूरी है। प्रश्न संख्या 16 देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था फ्रांस में। ठीक है ना, फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के नीस शहर में। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 131वें स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत किस स्थान पे है? 131वें स्थान पे है। ठीक है, और टोटल इसमें कितने देश शामिल किए गए थे?
48 देश। और शीर्ष 3 देश कौन कौन है? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है ना, इतना कुछ आपको याद रखना है। एक और चीज़ याद रखना है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम खोला जाएगा। ठीक है, सेवा मुक्त एक युद्धपोत है हमारे देश का, INS गुलदार, उसी के आसपास इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था खान क्वेस्ट मंगोलिया में। ठीक है ना, खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और इसको मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया था। ठीक है ना, और मंगोलिया की राजधानी कहाँ है याद रखिएगा? उलान बटोर। ठीक है, जहाँ पे इस अभ्यास को किया गया था, उलान बटोर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान स्वास्थ्य सूचकांक में 13वां है। ठीक है ना, उसको स्कोर जो है उड़ीसा का सबसे ज़्यादा है 67.8। ठीक है, और हमारे यहाँ बिहार जो है 13वें रैंक पे है। 21वां प्रश्न देखिए, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने असम सैट करके अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखिए, हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण है? तो सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो रिपोर्ट आई है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में वन आपके वृक्ष आवरण है और वन है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है ना, उसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है ना, चलिए 23वां प्रश्न देखिए, फीफा द्वारा विश्व कप 2026 के लिए 3 देशों को प्रतिबंधित किया गया, निम्न में से कौन सा देश प्रतिबंधित नहीं है? तो इसमें प्रतिबंधित कौन नहीं है? हमारा भारत नहीं है। ठीक है, भारत नहीं है, बाकी रूस, कांगो और पाकिस्तान तीनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, 2026 में फीफा का विश्व कप होने वाला है। कहाँ होने वाला है? तो कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 देखिए, हाल ही में किस राज्य द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की गई है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की गई है केरल के द्वारा। ठीक है, केरल बहुत ये ऐसे इनोवेटिव काम करते रहता है। ठीक है, तो ये आयोग इसलिए बनाया गया ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो उनके अधिकार हैं उनका कल्याण हो सके, उनके अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा सके। इन सब चीज़ों के लिए केरल ने ये पहल की है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हमारे RBI के पूर्व गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उन्हीं को मोदी जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। और RBI के अभी कौन है गवर्नर? तो संजय मल्होत्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है ना, कार्लोस अल्कराज ने खिताब जो है वो फ्रेंच ओपन का जीता है पुरुष वर्ग में। ठीक है, और महिला में कोको गॉफ। ठीक है, और कार्लोस अल्कराज जो है वो स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस भारतीय ग्रंथ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है श्रीमद् भगवद गीता को और नाट्य शास्त्र को, दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा D, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो भगवद गीता जो है वो हिंदू धर्म का आप जानते ही हैं बहुत प्रमुख ग्रंथ है, और नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि के द्वारा लिखित बहुत पुराना सा ग्रंथ है। चलिए, द कश्मीर शॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो द कश्मीर शॉल उपन्यास के लेखक हैं रोजी थॉमस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, द कश्मीर शॉल के लेखक रोजी थॉमस। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1875 में मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल HS ऑलकॉल्ट ने न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना 1887 में की थी, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री, और पहले ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 31 देखिए, लखनऊ समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा सही है? इस पर वर्ष 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे, बिल्कुल सही है। और यह कांग्रेस के मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी गुटों के बीच हुआ समझौता था, दोनों बात बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। ये सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ जितना भी ये सब लखनऊ समझौता है, ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जितना कुछ भी ये स्वतंत्रता आंदोलन का ये सब कुछ जो है, रॉलेट एक्ट वाला मामला हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो, ये सब कुछ रिवाइज करना है बढ़िया से। ये सब यहाँ से प्रश्न तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। चलिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में वहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, इसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई, और फिर थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि ये आंदोलन प्रारंभ होते ही महात्मा गांधी और बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को इसी दौरान गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आनंद मोहन बोस के सहयोग से इन लोगों ने इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में हुई, ठीक है। और बहुत बढ़िया संस्थान था ये, और सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग इस संस्था ने की। फिर इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामले को लेकर आंदोलन चलाया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34 देख लीजिए, वास्तुकला की गुलबर्गा और बीदर शैली को निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये संरक्षण प्रदान किया गया था बहमनी राजवंश के द्वारा, ठीक है। गुलबर्गा और बीदर शैली की वास्तुकला को बहमनी राजवंश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। और बहमनी शासकों ने अपनी राजधानी पहले गुलबर्गा और बाद में बीदर स्थानांतरित की, तो इस वजह से दोनों स्थानों पर जो स्थापत्य कला था उसका विशेष विकास हुआ, ठीक है। चलिए ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में राज्य पत्राचार विभाग को दीवान ए इंशा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये दीवान अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था, ठीक है। दीवान रसालत जो था वो आपका धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों के संबंधित विभाग था। फिर आपको दीवान खैरात जो है वो दान वाला विभाग था। तो हमारा आंसर हो जाएगा दीवान इंशा पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग था, ठीक है। चलिए, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस वंश ने जौनपुर को अंततः दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये हमारा लोधी वंश था, जिसने अंतिम में आपको जौनपुर को, ठीक है, अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि बहलोल लोधी जो था उसने ही पर जौनपुर को सल्तनत का अंग बना लिया था, ठीक है। चलिए, रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थी? तो रवि कीर्ति जो थे वो चालुक्य वंश के महान शासक कुलकेशिन द्वितीय के महान दरबारी कवि थे। तो हमारा हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए, खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? तो खारवेल जो था भाई साहब चेदी राजवंश का बहुत प्रमुख शासक था, ठीक है। और कलिंग प्रशासन भी इसने किया था,
और वो अपने सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है, प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। और खारवेल का जो उल्लेख है आपको हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 देख लीजिए। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के रूप में मान्यता दी थी? तो ये दिया था कब? 2014 में। ठीक है, याद रखना है 2014 में 21 जून को मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान। ठीक है ना, ध्यान रखना है। 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है विशाखापट्टनम में मनाया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गुड़ी पाड़वा पर्व कौन किस नाम से जानते हैं? तो गुड़ी पाड़वा को उगादी पर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश वगैरह के एरिया में इसको उगादी नाम से जानते हैं और महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से इसको जानते हैं। इस दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 देख लीजिए। जैव विविधता अभिसमय को किस वर्ष अपनाया गया था? तो जैव विविधता अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अपनाया गया था 5 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। ठीक है, तो 1992 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनः स्थापना विधि अधिनियमित की? ठीक है, तो ये किसने किया है? तो यूरोपीय संघ ने किया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, प्रकृति पुनर्स्थापन कानून यूरोपीय संघ द्वारा पारित किया गया था। ठीक है ना, और यह कानून यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक यूरोपीय संघ की 20% भूमि और समुद्री क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना, 2050 तक सभी क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, देखिए लक्ष्य है बड़ा, लेकिन कितना हो पाता है देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य इसमें से कौन नहीं है? तो मालदीव नहीं है। ठीक है, बिम्स्टेक का मतलब क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और मालदीव जो है इसका सदस्य नहीं है। इसमें 7 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल एवं भूटान। ठीक है, चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69वीं समानांतर रेखा डैश के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच जो है आपका 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा रेखा है। ठीक है, और भी आपको ध्यान रखना है कि भारत पाकिस्तान में कच्छ क्षेत्र में 24वीं समानांतर रेखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 देख लीजिए। आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, इस किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन इसके लेखक हैं और रघुराम राजन इसके लेखक याद रखिएगा आपको। और भी बहुत सारी किताबें हैं, फेमस शशि थरूर की किताब है एक, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, फेमस किताब है। सलमान रुश्दी जो है, इनका आप जानते ही हैं सैटनिक वर्सेस, ये इनका बहुत किताब है फेमस सा, ये आपको ध्यान रखना है। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए झूमर हरियाणा, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है झूमर, तो आपका बिहार, बंगाल, झारखंड का नृत्य है ना, लोक नृत्य है। हरियाणा में तो नहीं है, हरियाणा में तो झूमर नहीं है, तो पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मिलान ठीक नहीं है। बाकी तमाशा महाराष्ट्र में है, कजरी उत्तर प्रदेश में, बाउल पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है एक जीवन बीमा योजना है। ठीक है ना, जीवन बीमा योजना है जो 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, आकस्मिक निधन होने पे उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है और इसका अंशदान आपको जो करना है वार्षिक रूप से बहुत कम करना है, मात्र 436 रुपये इसका अंशदान होता है। ठीक है, वार्षिक। चलिए, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में है? तो आगा खान पैलेस महात्मा गांधी को जहाँ रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत में महाराष्ट्र में स्थित है।
तो महाराष्ट्र इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है आगा खान पैलेस। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 49 पे। लेजर का उपयोग निम्न में से किस में नहीं होता है? तो लेजर का उपयोग जो है एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है, बाकी होलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है, सीडी डीवीडी स्कैनर और प्रिंटर में होता है, लेकिन एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। 50वां प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो दिया गया था वो न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो वो कौन बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और बहुत ही जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली और प्राणघातक गैस है। ठीक है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है जब ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, उससे रक्त हमारा जो है गाढ़ा हो जाता है और रक्त का ब्लड का जो फ्लो है बहना जो है वो रुक जाता है, फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो मादा प्रजनन से संबंधित इसमें कौन सा अंग नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो शुक्राणु वाहिनी है ये मादा से नहीं बल्कि नर से संबंधित है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय का एक युग्म, ये सभी जो है वो मादा प्रजनन से संबंधित है। ठीक है, 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो प्लूटोनियम आता है, थोरियम आता है, यूरेनियम आता है, कैडमियम जो है वो हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए प्रश्न संख्या 54वां देखिए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय का कार्य है, अंडाशय का काम प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, डिंब का निर्माण, इनमें से सभी सब काम करता है, ये तीनों काम करता है। तो तीनों याद कर लीजिएगा, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव और डिंब का निर्माण, तीनों का काम अंडाशय द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति भाई साहब बढ़ जाएगी। ठीक है ना, आवृत्ति जो है बढ़ जाएगी। आपको पता ही होगा कि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L। ठीक है, यानी कि जब लंबाई बढ़ेगी तो T भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा झूले पे तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, तो आवर्तकाल घट जाएगा तो झूला जल्दी जल्दी भागने लगेगा। ठीक है, 56वां प्रश्न देखिए, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है वो आपका मैग्नीशियम का अयस्क है, आपको याद रखना है, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 57वां प्रश्न, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो जब लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ठीक है ना। चलिए 59वां देख लीजिए, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो MnO2 में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 4 होगी। निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? तो रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार इसमें से कौन नहीं है? तो डेल्टा क्षय जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय से संबंधित नहीं है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तो तारे का टिमटिमाना बहुत फेमस प्रश्न है, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत फेमस प्रश्न है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो सबसे न्यूनतम जो होगी इसमें किस में होगी? प्रकाश की शीशा में होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, निर्वात में जो है कितनी होगी प्रकाश की चाल? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। ऐसे ही जल में होगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? तो अनबूझा चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग अनबूझा चूना कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n, ठीक है, +2।
तो हमारा आंसर हो जाएगा +2, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जल आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि, तो जल आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव जो होता है आघूर्ण अधिक होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका अधिक होता है, ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, जंतु जीवाश्म नहीं, हम लोग पादप जीवाश्म का अध्ययन पैलियो वनस्पति में किया जाता है। चलिए, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो अधिकांश कीट जो होते हैं वो श्वसन करते हैं वातक तंत्र से, ठीक है, ठीक है, वातक तंत्र से ये लोग अपना श्वसन मतलब ट्रैकियल सिस्टम से अपना श्वसन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो रूपांतरित स्तंभ इसमें कौन है, आलू है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तना है वो, तना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है, तो हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाला, ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम इस पे कौन है, तो वो है एमाइलेज, कौन है, एमाइलेज है। चलिए, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है चर्म को स्वस्थ करने में ज़रूरी होता है वो कौन सा है, तो विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी डिजीज हो जाता है, ये भी आपको ध्यान होगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है, 72वां 70 हो गया ना, 71 देखिए, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु की गति जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, कम हो जाएगी। चलिए उसके बाद देखिए, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय तो कैसे निकालते हैं हम लोग, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर, ठीक है। 73वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो साख के औपचारिक स्रोत के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक एवं सहकारी समितियों को शामिल किया जाता है, सही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, ये भी ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण साख का सबसे अधिक भाग औपचारिक स्रोतों के द्वारा पूरा होता है, नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र से पूरा होता है, उसका भी बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल है बताइए, विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोने का भंडार, विशेष आहरण अधिकार SDR, तीनों शामिल है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए GK GS का, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती, नहीं भाई करती है नहीं, तो ये सेकंड वाला जो है गलत हो जाएगा। ये तो प्राकृतिक आपदा आती है तो क्या डिस्टर्ब नहीं करती है, सब कुछ डिस्टर्ब करती है, ये हमारा ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, आपको सेट नंबर 5 का मैंने जो भी GK GS का प्रश्न है सब मैंने आपको करा दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको हेल्प मिल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे चैनल का ग्रोथ हो सके और भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको उपलब्ध करवा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।